नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दिनेश सिंह आज आपको हिंदी विषय आईसीएसई बोर्ड पाठ्यक्रम के साहित्य सागर में संकलित चतुर्थ कहानी नेताजी का चश्मा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस कहानी के कहानीकार स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश जी ने इस कहानी के माध्यम से देश के सभी छोटे बड़े व्यक्ति तथा बच्चों में भी देश की भावना, देशभक्ति की भावना को जगाने और लोगों को ये समझाने के लिए इस कहानी को रचा है कि हमें अपने देश के बच्चों पर विश्वास करना चाहिए। हमें उनकी देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि वे भी उतने ही बड़े देशभक्त हैं जितने बड़े या जितना बड़ा हम अपने आप को मानते हैं। तो ये कहानी स्वयं प्रकाश जी ने बड़ी खूबसूरती से रची है और एक कस्बे में स्थापित नेताजी की मूर्ति को केंद्र में रख करके इस कहानी का ताना बाना बुना है। तो आइए आपके सामने नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी की रचित ये कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले ने चक्कर में उस कस्बे को अंग्रेजी में टाउन कहते हैं, कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। यहाँ पे ठो शब्द है, ठो का एक पन है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। नगर पालिका तो थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी महानगर पालिका के किसी जोशीले यानी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने एक बार, याद रखिएगा, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। संगमरमर यानी मार्बल। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत यानी कीमत, अनुमान यानी अंदाजा, लागत, अनुमान और उपलब्ध यानी मौजूद बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उहापो यानी सोच विचार या अनिश्चय की स्थिति में और चिट्ठी पत्री, अंग्रेजी में जिसको आप कहते हैं करेस्पॉन्डेंस थ्रू लेटर, चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासन की अवधि यानी समय, जैसे आप जानते हैं कि जो भी चुनी हुई सरकार या नगर पालिका होती है उसकी एक शासनावधि होती है 5 साल की। तो शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में, समय में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर यानी मौका देने का निर्णय यानी फैसला किया गया होगा। और अंत में कस्बे के ही, याद रखिएगा, कस्बे के ही इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, याद रखिएगा 2 फुट ऊंची, जिसे कहते बस्ट और सुंदर। बस्ट अंग्रेजी शब्द है। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन, जिसकी उम्र कम लगे, फौजी वर्दी में,
सैनिकों की वर्दी में। मूर्ति को देखते ही याद रखिएगा वो स्लोगन, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से, नज़र से यह सफल और सराहनीय यानी प्रशंसनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर यानी कमी थी, जो देखते ही खटकती यानी आंखों को चुभती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, यानी इसकी तरफ उनकी नजर गई और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी, जिज्ञासा भरी, उत्सुकता भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल यानी वास्तविक। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष यानी फैसले पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास, यह कोशिश प्रशंसनीय है, सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद यानी हाइट, ऊंचाई लंबाई का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर, डिफरेंस दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। याद रखिएगा, तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हालदार साहब का कौतुक यानी हैरानी और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब को आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय यानी जिसे दबाया न जा सके, रोका न जा सके, हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, तोंद यानी टमी, थिरकी यानी हिली। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक यानी ग्राहक, कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, उधर दूसरा रख दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, पीड़ा पहुंचाती है, दुख देती है, कष्ट देती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, अड़चन हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध यानी मौजूद गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार यानी आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः यानी शायद नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा,
नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। क्यों आंखों ही आंखों में हंसा? क्योंकि मुंह में पान था। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित यानी दुखी करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का यानी दे देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी। लेकिन पत्थर में पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय यानी निश्चय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी और माइन्यूट के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, बहुत सारे कारण थे और बहुत सारे कारणों की चर्चा यहाँ पे लेखक ने हालदार साहब के माध्यम से प्रस्तुत की है। हालदार साहब को यह सब बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, जिज्ञासा से भरा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, चकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा, मरियल ने मरने जैसा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची यानी स्मॉल ट्रंक, आयरन ट्रंक, छोटी सी बक्सी, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए, और अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक, याद रखिएगा, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। अब यहाँ पर बताया गया कि कितने तरह के चश्मे इस दौरान उन्होंने देखे थे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक यानी जिज्ञासा और प्रफुल्लता ने प्रसन्नता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश यानी अधिकतर दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका
और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का, कम्युनिटी का, समाज का, जात का, धर्म का, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों, लुटा देने वालों, न्यौछावर कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के, समझौते करने के मौके ढूंढती रहती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली, सेंटर ऑफ हार्ट, सेंटर प्लेस ऑफ द कस्बा में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही स्थापित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे यानी सरपत नाम का एक घास की तरह उगने वाला पौधा पाया जाता है उत्तर भारत में, पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। याद रखिए, जैसा बच्चे बना लेते हैं, अर्थात यह चश्मा बच्चों द्वारा ही बनाकर सुभाष जी की आंखों पर रखा गया था। हालदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। शायद वो जिस कौम के बारे में सोच रहे थे, जिस कौम के देशभक्ति पर प्रश्न उठा रहे थे, उनके सारे प्रश्नों का उत्तर सरकंडे से बने, बच्चों द्वारा बनाए गए इस चश्मे ने दे दिया था। स्वयं प्रकाश। आपने देखा, ये कहानी बड़ी ही खूबसूरती से अपने अंजाम तक पहुंचती है। स्वयं प्रकाश जी इस कहानी के माध्यम से जो उनका उद्देश्य है स्पष्ट कर देते हैं कि देश के सभी छोटे बड़े व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चे भी देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत होते हैं तथा सभी अपने अपने तरीके तथा सामर्थ्य से देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। हमें किसी के तुच्छ से तुच्छ यानी छोटे से छोटे योगदान का उपहास नहीं करना चाहिए। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों पर, हमें आज की जो प्रजाति या जो आज की हमारी पीढ़ी है उस पर विश्वास करना चाहिए। वह भी निश्चित तौर से किसी न किसी रूप में देश के विकास में या देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही है। सिर्फ समय आने पर ही वह दिखाई देता है, इसीलिए हमें संभावनाओं पर नहीं जाना चाहिए। अब इस कहानी के 4 जो प्रमुख पात्र हैं, उन पात्रों के माध्यम से हम इस कहानी को समझेंगे, लेकिन 3 पात्र जो चर्चित हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हालदार साहब। हालदार साहब अत्यंत भावुक और संवेदनशील व्यक्ति हैं। पाने वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वे सोचते हैं कि उस कौम का क्या होगा जो देश की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले लोगों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के रास्ते और मौके ढूंढती रहती है। उनमें कैप्टन चश्मे वाले के प्रति सहानुभूति तथा सम्मान की भावना है। जब अंतिम बार उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ देखा, जैसे अक्सर बच्चे ही बनाते हैं, तब उनकी आंखें सजल हो गई और उनको ये महसूस हुआ कि उनकी सोच निश्चित तौर से कहीं न कहीं गलत थी और देश
और देश के लोग अपनी तरफ से अपना योगदान देते रहते हैं। अब कैप्टन चश्मे वाला दूसरा चरित्र है। कैप्टन चश्मे वाला एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था जो घूम घूम कर यानी फेरी लगा लगा कर चश्मे बेचता था। उसके सिर पर गांधी टोपी होती थी और आंखों पर वह काला चश्मा लगाता था। वह अपने एक हाथ में छोटी सी संदूची पकड़े रहता था और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे चश्मे। लोग उसे कैप्टन कहते थे, पर वह किसी फौज का कैप्टन नहीं था। वह अत्यंत निर्धन था। उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, इसलिए फेरी लगा करके चश्मे के फ्रेम बेचा करता था। नेताजी के प्रति सम्मान की भावना उसमें थी, इसलिए उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के रहे। वह अपने फ्रेमों में से एक फ्रेम उस मूर्ति पर लगाकर नेताजी के प्रति अपना आदर भाव, अपना सम्मान, देशभक्ति की भावना को प्रकट कर देता था। अगला चरित्र है पान वाला। पान वाला एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। वह पान खाता रहता था। वह कैप्टन का उपहास किया करता था, मजाक उड़ाया करता था। हालदार साहब के यह पूछने पर कि क्या वह किसी फौज का कैप्टन है, नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, तो पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले का उपहास यानी मजाक उड़ाते हुए कहा था, नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल। इस तरह से पान वाला जो है वह निश्चित तौर से देशभक्ति की भावना की कमी उसमें दिखाई देती, जिसको लेखक ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको नेताजी का चश्मा कहानी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगले पाठ में। धन्यवाद।